सर आईटीसी के शेयर में अब क्या करना है? बहुत धड़ाम से गिरा क्योंकि एक्साइज में इंक्रीज की बात चल रही है जो बजट में और भी क्लियर होगी। तो क्या करना है? आप खरीदना है इन लेवल्स पे या फिर दूर ही रहना है? आईटीसी पर तो बाद में टिप्पणी करूंगा। पहले आपने मुझे उलझा दिया था ट्रम्प की बात करके, डिस्क्लोजर देना भूल गया मैं, तो डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में रखूंगा, ये ओके। हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है, बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो आईटीसी पर देखिए गीतू, 1 फरवरी 2026 से जो अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी है वो लगेगी और बाकी 2-3 और चीजें जो लगेगी। कुल मिलाकर के अनुमान है जो मैंने पढ़ा है, पता नहीं कितना सही गलत, 40% का ऊपर के तरफ का नकारात्मक असर जो है वो सिगरेट, तंबाकू पदार्थ बनाने वाली कंपनियों पर पड़ेगा, जहां पर जी। आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स और वीएसटी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां आती है। हम्म। अब गॉडफ्रे फिलिप और वीएसटी इंडस्ट्रीज केवल मात्र तंबाकू पदार्थ और सिगरेट बनाती। जी। आईटीसी के पास सिगरेट के अलावा तंबाकू पदार्थ के अलावा और भी कारोबार हम्म। है। एक कारोबार तो उन्होंने अलग करके लिस्ट कर दिया, आईटीसी होटल्स। हम्म। तो बाकी जो कारोबार है उससे योगदान आ रहा है। तो मेरा ये मानना है, कितना सही गलत मुझे, कि इन तीनों कंपनियों में से शायद आईटीसी के ऊपर जो नकारात्मक परिस्थिति वो कम होगी, क्योंकि इनके पास अलग कारोबार है, पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है। आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है। अब ये देखना होगा, आकलन करना होगा कि ये लागू होने के बाद 1 फरवरी 2026 के पश्चात जो चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे, उसमें किस प्रकार का असर आय और शुद्ध मुनाफे में हो रहा है, ये एक्साइज ड्यूटी की वृद्धि को लेकर। प्राइस हाइक की भी बात चल रही है। आई थिंक पास ऑन होगा प्राइस तो कस्टमर्स को। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? आखिरकार उपभोक्ता ही तो है जो निचोड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि सिगरेट पीना एक अच्छी बात है, धूम्रपान बिल्कुल आपको वर्जित होना चाहिए, और वो जो श्वेत वस्त्र धूम्र डंडी है उससे दूर रहना चाहिए आपको। और सेहत के लिए तो हानिकारक है ही, और भाव वृद्धि कितना करेंगे ये देखना होगा। विजयलक्ष्मी, कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं। आज अगर हम निफ्टी में देखें तो टॉप गेनर्स में मारुति फिर से शामिल है। वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक इजाफा देखने को मिल रहा है। और गेनर्स में आयशर मोटर्स एट ऑल टाइम हाई, मारुति में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति? ओके, पहले हम लोग एक बार मारुति को देखते हैं, जो कि 17,400 के भाव को भी आज क्लोज कर चुका है। नहीं, 17,370। वेल, जो लोग पहले से हैं वो लोग होल्ड कर सकते हैं, जिनमें उनको ट्रेलिंग जरूर यूज करना चाहिए। एंड यस, आपने मारुति का नाम लिया तो मुझे याद भी आया है, हम लोग पिछले बार अपने 3 स्टॉक्स ऑटो सेक्टर से लिए थे, अशोक ले, मारुति एंड एमएनएम। तो फिलहाल तीनों स्टॉक्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है। तो अब स्पेसिफिकली मारुति की बात करें तो मारुति में आप लोग अभी ट्रेलिंग का यूज करिए, फ्रेश बाइंग फिलहाल अवॉइड करिए। एंड ट्रेलिंग लेवल जो है इसमें 16,800 का ट्रेलिंग होना चाहिए। एंड विद दिस ट्रेलिंग फर्दर जो हम लोग एक अपसाइड की मूवमेंट को चेस कर सकते हैं वो 17,600 ऑनवर्ड्स अप टू 18,000 तक हो सकती है। बट ये फ्रेश एंट्री के लिए सही नहीं है, जो है वही बने रहे, फ्रेश एंट्री को बिल्कुल अवॉइड करना है फिलहाल। एंड देन सेकेंड स्टॉक वी हैव आयशर मोटर, जो कि अभी 7,480 की पार में है। यहाँ पर एक बार बिल्कुल एक फ्रेश एंट्री का आउटलुक भी देखा जा सकता है, बट कीप योर एक्सपोजर एज लिमिटेड एज यू कैन, बिकॉज स्टॉक अच्छा खासा चला है लेकिन पोटेंशियल अभी भी है। एंड यहाँ से जो फर्दर टारगेट्स निकल कर आते हैं सामने, वो 7,800 से लेकर के अप टू 8,100 के मूवमेंट तक पॉसिबल है। एंड इसके लिए जो एक कंपेरिजन ऑफ जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, इस रिजल्ट के साथ साथ आपको अगले महीने के रिजल्ट को भी ट्रैक करना है, और जो टोटल आउटलुक है इन टारगेट्स के लिए वो मैक्स 6 मंथ का रखना है। 6 महीने में आपको चाहे टारगेट्स मिले या जिस भी लेवल पर प्राइस आपको मिलता है वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेनी चाहिए। आयशर मोटर में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है वो 7,050 का है। और सर कंजम्पशन लेट्स अर्निंग्स पे आपका क्या नजरिया बन रहा है इस समय? अगर आप निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को देखें तो आज हरे निशान में है। नेस्ले, पतंजलि, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, इमामी, मैरिको, कोलपाल सब हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मोमेंटम भी हमने एफएमसीजी में वापस आते दिखा है। इससे कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए प्योर एफएमसीजी प्लेस से? उम्मीदें बिल्कुल रखनी चाहिए गीतू, क्योंकि 2 सितंबर 2025, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ,
22 सितंबर 2025 से जो नया जीएसटी अवतार लागू किया 2.0, उसका अब असर आपको दिखेगा। आपको याद होगा कि तो हमने तब भी चर्चा जी करी थी जी कि अगर 22 सितंबर 2025 को अगर ये लागू किया तो ऐसा नहीं है कि 23 सितंबर में 2 गुना बिक्री हो जाएगी और 3 गुना मुनाफा बढ़ जाएगा। इसको समय लगता है, ट्रांजिशन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। अब 3 महीने के ऊपर हो, मेरे ख्याल से आने वाले समय में इस क्षेत्र में से भी योगदान आपको अच्छा आता हुआ दिखेगा और लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही है। लोग जो है वो अच्छी कमाई कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, खर्च करने की ताकत बढ़ गई है। जो भी नाम आपने लिए, आईटीसी, एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया, नेस्ले, इन सब कंपनियों पर खरीदारी की राय है। तो ये हो गया आपका नॉन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी में हो गया आपका वोल्टास, ब्लू स्टार, हैवेल्स इंडिया जैसी जो कंपनियां हैं, वहां पर हमारी खरीदारी की राय है। टाइटन एट ऑल टाइम हाई गौरांग सर, टाइटन में काफी अच्छा मोमेंटम है, गोल्ड भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है और एक बार फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस एड अप ही हो रहे हैं, जिसका एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हम बुलियंस पे देख सकते हैं, खासतौर पर सिल्वर और गोल्ड में। टाइटन के स्टॉक पे इस समय क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है, निवेश है और लंबी अवधि के लिए अगर आपने किया है तो निश्चिंत होकर के बने रहे। ये मेरे ख्याल से 10 दिन पहले ही यही कंपनी पर बहुत नकारात्मक रुझान था शेयर बाजार में, जब वो अधिग्रहण किया था एक कंपनी का। जी लोगों को चिंताएं हो गई थी। मेरे ख्याल 3,800 के आसपास पहुंच गया था ये, और आज मेरे ख्याल से करीबन 4,000 के पार है। मेरे ख्याल से 4,100 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है, बने रहे। एक और स्टॉक है यहाँ पे विजय लक्ष्मी, पीसी ज्वेलर्स, बहुत ही छोटा सा स्टॉक है, आई थिंक 10 रुपए के आसपास, 11 रुपए के आसपास होगा, जिसके जो अपडेट आया है, बिजनेस अपडेट, उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है रेवेन्यूज में। 37% ग्रोथ इन रेवेन्यूज फॉर Q3 ऑफ FY26, और साथ में ही डेट काफ़ी कम किया है, 68% कट इन आउटस्टैंडिंग डेट, विच इज़ ऑगरिंग वेल फॉर द स्टॉक टुडे। और पीसी ज्वेलर्स का स्टॉक जो है वो आज करीबन 6% ऊपर कामकाज कर रहे हुए। छोटा स्टॉक है, पर गोल्ड का इम्पैक्ट पॉजिटिव इस पे भी पड़ता है, और अपने रिटेल स्टोर्स को, फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने की भी बात कही है मैनेजमेंट ने। इस स्टॉक पे कुछ नजरिया बन रहा है आपका? बहुत सारे रिटेल इसमें इंटरेस्टेड हैं। रितु जी, ये मेरी पर्सनल होल्डिंग्स में है। सो आई रिक्वेस्ट गौरांग सर अगर वो अपना व्यू इस पे शेयर कर दें। आई एम होल्डिंग इट। गौरांग सर तो इससे दूर ही भागेंगे। गौरांग सर मैं वो तो कुछ कहेंगे नहीं। लक्ष्मी जी, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ। सी देखिए, फिर भी अगर एक आउटलुक की बात है, सो जो मेरी जनरली स्ट्रेटेजी रहती है गीतू जी, एक बॉटम आउट स्टॉक्स को जनरली मेरी प्रेफरेंस होती है कि जहां से स्टॉक टर्न अराउंड हो सके। सो पीसी ज्वेलर्स मुझे वहीं कहीं दिखता है, बट बीइंग इट्स इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो, तो मैं बहुत ज्यादा टारगेट्स तो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। आप पीसी ज्वेलर्स की जगह पे कोई और दूसरे स्टॉक्स देख सकते हैं, जैसे पीएनजी गार्गिल हो गया, या फिर कल्याण हो गया। यस, कल्याण हो गया। तो दोनों में से देख लीजिए, दोनों जो बेटर लग रहा है। लेकिन जो ज्वेलरी सेक्टर के जो स्टॉक्स है, एक ओवरऑल अगर एक बात करूं तो वो चलने के लिए रेडी है। कुछ चल चुके हैं, जो नहीं चले हैं वो अभी चलेंगे, लाइक पीसी ज्वेलर्स, क्योंकि काफी गिरा है ये। लेकिन जो चल चुके हैं उन स्टॉक्स को जब वो थोड़े से पुल बैक में आए, तब उनको खरीदारी के मौके ढूंढिए, क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं अच्छे रहने वाले हैं। और जनरली ये बात हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि इन कंपनीज का वॉल्यूम कितना बिका इस पर मैटर नहीं होते। इनके रेवेन्यू आते हैं कमीशन के ऊपर, ब्रोकर जो इनका मेकिंग चार्जेस होते हैं। तो बुलियन महंगा जरूर हुआ, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उनके रेवेन्यू पर उतना असर नहीं दिखा। चलिए बीएल के चार्ट्स देखिएगा। आज टॉप गेनर है निफ्टी का, 3% का इजाफा है और 416 के आसपास एक बार फिर ये स्टॉक का कामकाज करते हुए। क्या करना है, क्योंकि बहुत कम दूरी है अपने 52 वीक हाई 436 से अब बीएल की। It's for me? Yes. जी, okay. So those who are already holding it, stay, keep this position. इसमें अभी और पोटेंशियल है, नए हाईस तो बिल्कुल लगेंगे। और जो फर्दर और टारगेट्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो लगभग 480 रुपए तक के भाव आपको मिल सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन यहाँ पर इन टारगेट्स को सुन के सवाल ये होगा कि क्या फ्रेश एंट्री बना सकते हैं? यस, तो इसमें एंट्री आप बनाइए, लेकिन अपने 390 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। और रही बात बीएल की, क्या सिर्फ 470 पर रुक जाएगा, 480 पर रुक जाएगा इस रेंज पर? नो, क्योंकि जो पूरा पैटर्न, जो पूरी वैल्यूएशन,
फंडामेंटल सपोर्ट आप इन सबको देखिए और साथ में जब बजट के अपडेट्स जब आएंगे तो बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अपसाइड की पोटेंशियल जो है 480 के पार भी आपको ये लेके जा सकता है। सो अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो अपना दायरा जो है कम से कम 2 महीने से 6 महीने का तो जरूर रखिए एंड इट्स मोर देन इनफ। 6 महीने में भी उतना ही देगा जितना साल भर में देने वाला है। सो बेटर है जैसे आपको टारगेट्स मिल जाए अपने प्रॉफिट को जरूर बुक करिएगा जी। चलिए अब कोल इंडिया की बात करते हैं। कोल इंडिया का स्टॉक पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम में था, आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है, पर इसके पीछे खबर क्या है? खबर ये है कि जो इसकी सब्सिडरी है भारत कोकिंग कोल, उसका आईपीओ जो है वो 9 जनवरी को खुलने वाला है और उसके आईपीओ के जरिए ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कोल इंडिया अपना 10% हिस्सा जो है वो बेचने वाली है भारत कोकिंग कोल में और ये 1071 करोड़ रुपए का आईपीओ होगा। गौरांग सर, इसकी कवरेज है? कोल इंडिया पर तो बिल्कुल कवरेज है, हालांकि ये जो आईपीओ आने वाला है उस पर तो समय लगेगा रिसर्च टीम को नोट बनाने के लिए, लेकिन हाँ लंबी अवधि का अगर निवेश है कोल इंडिया में तो आप निवेश बना करके चलें। और प्राइस बैंड जो कंपनी ने अभी अनाउंस की है वो 21 से 23 के बीच में। जी बताइए। मैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बताइए। ओला इलेक्ट्रिक हम लोगों ने जब ये था लगभग 38-40 के आसपास, सो दैट टाइम वी डिस्कस किए 32-33 के आसपास आएगा एंड फ्रॉम देयर 41 इस तरह के टारगेट्स आ सकते हैं एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड।